स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा कि आप मेरे बारे में अगर जानना चाहें तो यहाँ आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है, अब हर बोर्ड एग्जाम पास करना होगा आसान, क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट्स अब आपके पास आ चुका है। आप किसी भी कोई भी स्टेट के बच्चे हो, किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, या फिर कोई भी अन्य राज्य का बोर्ड एग्ज़ाम हो, ठीक है, या फिर आप ओपन बोर्ड से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी अब घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है कि अब बोर्ड एग्ज़ाम बहुत टफ है, बोर्ड एग्ज़ाम पास करना आसान नहीं है। यहाँ पे बस आपको आइकॉनिक स्टूडेंट्स के साथ जुड़ कर रहना है। आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो बच्चे, क्लास 10th का हो या फिर क्लास 12th का हो, ठीक है, आपको बेहतर से बेहतर यहाँ पे कंटेंट, बेहतर से बेहतर लेक्चर, और साथ में बच्चे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यूट्यूब पे पहली बार कि आपको लेक्चर समाप्त होते ही हैंड टू हैंड आपको नोट्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा, वो भी निःशुल्क, ठीक है। तो बच्चे, अब आप आइकॉनिक स्टूडेंट के साथ जुड़कर आप अपने लक्ष्य को, आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, वो भी घर बैठे, एक भी रुपया खर्च ना कर कर। आप सिर्फ क्या करना है बच्चे, तो आपको आइकॉनिक स्टूडेंट्स के साथ जुड़कर पूरा नियंत्रण, आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना है। और डेली इसका क्लासेस सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे को आती है, तो आप लोग रेगुलर इस पे बने रहें। प्लीज़ बच्चे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें बच्चे, ताकि यहाँ पे जब भी आपको नोटिफिकेशन मिले, जब भी आपको लेक्चर यहाँ पे अपलोड किया जाए, तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस चीज़ को देख पाएँ और समझ पाएँ, ठीक है बच्चे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे उन बच्चों तक पहुंचाएं जो बोर्ड एग्ज़ाम को बहुत ही हार्ड मानते हैं, बहुत ही टफ मानते हैं, या फिर खासकर ऐसे हम बहुत सारे यूट्यूबर्स का नाम नहीं बता सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बिजनेस बनाने के लिए बच्चों को डराते रहते हैं ताकि बच्चे उनके पास आएँ। बोर्ड एग्ज़ाम पास करना कोई हार्ड नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है बच्चे। बोर्ड एग्ज़ाम पास करना बहुत ही आसान है। बस आप इससे लेक्चर्स के, इस यूट्यूब के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। आप 2 से 3 महीना दीजिए, फिर आप देखिएगा कि आपका सिलेबस कितना आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे की बात करें। तो आगे है बच्चे आपका, जो कि हम जो आपका टेस्ट सीरीज चला रहे थे, आपको बता दें बच्चे कि हम उसमें आपको क्लास जो सोशल साइंस का टेस्ट सीरीज चल रहा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो चलाया जा रहा है, उसमें हम कल आपको क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 17 तक पूरा हम लोग डिटेल में बात किए थे, ठीक है। आज हम लोग उससे आगे की बात करेंगे। अगर आप सभी ने इस चैनल पे पहले जितना भी आपका जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का लेक्चर नहीं देखे हैं थ्योरी वाइज, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, सारा डिटेल में पढ़ाया गया है, ठीक है। हमारा पूरा सिलेबस कवर करवा देने के बाद अब बच्चों के लिए हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 से 15 वर्षों का क्वेश्चन बैंक को उठाकर डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चे कि भारतीय अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, ठीक है। तो आपको हम पढ़ाए थे बच्चे ज्योग्राफी में, तो बताए थे कि भारतीय जो अंतर्देशीय जल मार्ग है, इसको कब गठन किया गया था, तो याद रखिएगा 1986 में इसका सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए, ऑब्जेक्टिव लाने का उद्देश्य मेरा यही है बच्चे, क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड में खासकर इम्पोर्टेंट है क्या कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और जितना भी सब्जेक्टिव है, जितना भी थ्योरी है, आपको बहुत ही डिटेल से हम पढ़ाए हैं, जो कि आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि जितना भी जो भी आपको ऑब्जेक्टिव में दिया गया है, वो सारा कंटेंट, सारा टॉपिक हम ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य है कि आपका 1 महीना एग्ज़ाम का बचा हुआ है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा दें, इसलिए हम फटाफट करते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है बच्चे,
क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है 19 नंबर कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए कमेंट में बच्चे, अगर आप पढ़े हैं तो, कि पाइराइट पूछ रहा है पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। तो हम आपको बहुत ही डिटेल से बताए थे कि पाइराइट जो है बच्चे वह किस प्रकार का खनिज है, तो धात्मिक खनिज है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग बात करें, तो आगे है बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। हम इकोनॉमिक्स में पढ़े थे कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो नगरीय आबादी थी, नगरीय मतलब क्या पूछ रहा है, नगर की, गांव की नहीं पूछ रही है, नगर की, ठीक है, टाउन की। तो इसका जनसंख्या कितना प्रतिशत था, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना था, 10.5% इसका जनसंख्या था। याद रखिएगा 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की बात की जा रही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, तो कौन थे बच्चे, हम क्या पढ़े थे जब हम लोग सिविक्स पढ़ रहे थे, तब हम लोग लोकतंत्र के बारे में बहुत ही अच्छे से समझे थे कि लोकतंत्र क्या होता है और ये किस किस देश में लागू है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है हमसे, तो याद रखिएगा रंग भेद के जो विरोधी नहीं थे वो कौन नहीं थे, तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कहूँगा डी, जेठ गुरी जो थे वो क्या थे, तो लोकतंत्र के में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को सही कर पाएं, ताकि ये आपके लिए क्या हो, बेहतर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है सांप्रदायिकता राजनीति किस धारणा पर आधारित होती है। सांप्रदायिकता का मतलब होता है बच्चे धर्म के खिलाफ भड़काना। ठीक है, अलग अलग प्रकार के धर्म, ठीक है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, सांप्रदायिक कहेंगे। अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म। तो क्या रहा है, सांप्रदायिकता राजनीति किस धारणा पर आधारित होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला पूछ रहा है, पहला ऑप्शन क्या है बच्चे, तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ, पहला है। दूसरा क्या है कि विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ, तो ये दोनों नहीं होगा। आगे हम लोग अगर देखें तो क्या रहते हैं, तीसरा है ऑप्शन एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। ऑप्शन चौथा है एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, जो कि क्या है बच्चे, ऑप्शन नंबर ए का है कि एक धर्म दूसरे धर्म से क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। इसका कहना, सांप्रदायिकता का मतलब होता है संप्रदाय कब भड़कते हैं, जब किसी एक धर्म के लोग क्या कहते हैं कि हमारा धर्म जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, तब क्या होता है एक दूसरे धर्म के बीच क्या होता है, क्या होता है, तो भेदभाव बढ़ता है, दो धर्मों के बीच लड़ाई झगड़ा बढ़ जाती है। इसे हम लोग कहते हैं सिविक के पॉलिटी के लैंग्वेज में, इसे भाषा में कहा जाता है सांप्रदायिकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22 है, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है, जो संघ सरकार का उदाहरण क्या है। तो हम आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाए थे कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है। तो आप याद रखिएगा बच्चे, संघ सरकार का उदाहरण है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है बच्चे आपका कि क्वेश्चन नंबर 24 भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। तो जब आप हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे क्या कि भारत में राष्ट्रवाद, तो आपको अच्छे से पता होगा कि भारत में राष्ट्रवाद अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो ये आपको पता होगा कि सत्ता के विरुद्ध भारत में कब आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हुआ, 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। देखिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल 10 से 15 वर्षों का पूरा ऑब्जेक्टिव, मतलब मानकर चलिए 2002-2003 के आज से पूरा जितना भी बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव पूछा है, एक एक ऑब्जेक्टिव आपको रटा देंगे आपके एग्जाम से पहले। आप समझ सकते हैं कि इससे बाहर अगर कुछ आ गया तो हम आपको क्या बोले, हम
जो बोलेंगे आप वो हम मानने को तैयार हैं कि इससे अगर बाहर आ गया तो। क्योंकि देखिए गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर सब पढ़ा रहे हैं, पूरा यूट्यूब पे भरा पड़ा है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बैंक कोई पढ़ा दे तो हम माने, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से 100% क्वेश्चन लड़ सकता है। बोर्ड पूछ रहा है इतना सारा पुराना, 10 से 15 साल। आप ही बताइए, अगर पढ़ा दिया जाए किसी बच्चे को तो आपको लगता है कि क्वेश्चन एक भी गलत करेगा? कितना क्वेश्चन पूछेगा भाई बोर्ड, कितना भी क्वेश्चन पूछेगा तो 10 से 15 वर्षों में से तो 100% आप पासिंग मार्क्स तो ले ही आएंगे, ये बिल्कुल मेरा वादा है। ठीक है, तो गेस पेपर ऊपर के पीछे मत जाइए, ये सब झूठ मूठ का बहकावा होता है। गेस पेपर जो बनाते हैं उसको कमाई हो जाता है, यूट्यूबर का भी अपना व्यूज हो जाता है। लेकिन अगर सच में उसको बच्चा को पढ़ाना है तो क्वेश्चन बैंक को ही पढ़ाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर आपका है बच्चे 25 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी 25 नंबर नहीं, 20 के बाद हम लोग क्या है बच्चे, पिछले अध्याय में थोड़ा सा हम आपको बताए थे कि जो क्वेश्चन का जो नंबरिंग था वो गलत हो गया था, तो आगे पीछे हो गया था, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग पिछले लेक्चर में किए थे। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। ठीक है, ऊपर में कुछ क्वेश्चन जो था वो नंबरिंग की वजह से गलत हो गया था, लेकिन क्वेश्चन सही है, आप क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आपको हम बहुत ही अच्छे से बताए थे कि जो बिहार है उसको क्या कहा जाता है, अपना बिहार को पिछड़ा राज्य, बीमारू राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 32 है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था क्या है। तो क्या है बच्चे, याद रखिएगा, शेयर बाजार का नियामक सेबी है। सेबी है, हम आपको बताए थे कि शेयर बाजार जो है, ठीक है, शेयर बाजार जो होता है उसका कंट्रोल किसके पास होता है, तो सेबी के पास होता है। ठीक है, सेबी के पास होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग बात करें, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 33 कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन नहीं है। सॉरी, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। ठीक है, संस्थागत वित्त का साधन पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या है, पहला है व्यापारी, दूसरा है रिश्तेदार, तीसरा है व्यवसाय बैंक, चौथा है महाजन। तो थोड़ा बताइए बच्चे आप लोग भी कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बच्चे आपको ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय बैंक। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक के बारे में हम आपको पढ़ाए थे कि कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, इसके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए मेरा जो भी हम ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको पूरा चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो किसी बच्चों को अगर कोई चीज़ यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा हो समझने में तो आप लोग लेक्चर को जरूर पिछले वाले देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे है आपका कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत की वित्तीय राजधानी। तो याद रखिएगा, भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो किसे कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। ठीक है बच्चे, किसे कहा जाता है, मुंबई को। आपका सही ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। तो याद रखिएगा, बीमारू राज्य नहीं है। अपना बिहार जो है वो क्या है बच्चे, तो बीमारू राज्य का दर्जा दिया जाता है। अभी हम आपको थोड़ा देर पहले बताएं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश या उड़ीसा की अगर बात करें तो क्या है बच्चे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जो कि कर्नाटक क्या है, एक बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे बात करें। तो आगे है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो बता दें बच्चे कि आपका जब इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे तो आपका इकोनॉमिक्स में चैप्टर शायद 6 वैश्वीकरण चैप्टर है। ठीक है, तो आपको हम बहुत ही अच्छे से बताए हैं कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो आप जो बच्चे अगर इसके शब्द के बारे में नहीं जान पा रहे हैं आप लेक्चर को ज़रूर जाकर देख लें। ठीक है, सारा लेक्चर प्लेलिस्ट बनाकर अलग अलग रखा गया है। तो कह रहा है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो याद रखिएगा बच्चे, वैश्वीकरण के मुख्य अंग आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैश्वीकरण के 5 मुख्य अंग हैं। ठीक है, 5 मुख्य अंग हैं। उसके बाद है कि 37 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। ठीक है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा
आपको कब हुई थी? तो 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 38 बच्चे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है बच्चे कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ठीक है, स्वर्ण भूषण मतलब क्या कर रहा है? सोने के जो आभूषण हम लोग पहनते हैं बच्चे, हमारे मम्मी दादी नानी ये लोग जो पहनते हैं, कंगन नाक में, ये सब सभी तरह का, गले में, तो जो होता है बच्चे स्वर्ण आभूषण, उसको पहचानने का जो होता है, सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह को हम पहचानते हैं, जानते हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हॉलमार्क। ठीक है, अगर आप सोना लेने जाते हैं किसी दुकान में तो याद रखिएगा हॉलमार्क देखना बहुत ही जरूरी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉलमार्क। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है जो कि आपके सामने क्या कह रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पूछ रहा है कि नदियों में जब बाढ़ आती है तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो जल की अधिकता क्या हो सकती है? आप लोग बताइए। वर्षा का अधिकता हो सकती है, नदी की तली में अवसाद का जमाव हो सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं हो सकता। तो ये इसका आप लोग क्या होना चाहिए जरा बताइएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए बच्चे ऑप्शन नंबर सी। क्या है बोल रहा है ऑप्शन नंबर सी कि नदी की तली में अवसाद का जमाव क्या होना चाहिए? होता है। इस कारण से क्या होती है? नदियों में बाढ़ आने के प्रमुख कारण होती है। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चे कि भूकंप स्वाभाविक क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में, मानकर चलिए कि पटना क्षेत्र है, ठीक है, पटना में भूकंप आने की संभावित न होती है, पटना में अधिक भूकंप आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो उस क्षेत्र के जो भवनें होंगी उसकी आकृति कैसी होनी चाहिए या फिर होगी, यह आप लोग बताएं। क्या होगा? अंडाकार होना चाहिए, त्रिभुजाकार होनी चाहिए, चौकार होनी चाहिए, या फिर आयताकार होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे डी। क्या होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। ठीक है, जिस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावनाएं होती है उस क्षेत्र की जो भवनें हैं वो कैसी होनी चाहिए? तो बच्चे याद रखिएगा आयताकार होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रहने देते बच्चे। हर रोज हम लोग 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बता दें बच्चे, जिस बच्चे को, जो आपका दोस्त हो, भाई बहन हो, फैमिली फ्रेंड जो भी हो, जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या फिर आगे देने वाले हैं, इस साल देने वाले हैं, कभी भी देंगे, तो आप लोग बच्चे उन तक ज़रूर इस लेक्चर को पहुंचाएं, इस चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि बच्चे यहाँ आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आसान से आसान शब्दों में, वो भी नोट्स के माध्यम से पढ़ाया जाता है। साथ में आपको नोट्स भी दिया जा रहा है निःशुल्क। और बच्चे याद रखिएगा आपके लिए पूरा क्वेश्चन बैंक अभी तो लगभग 1 महीना है। आपको बता दे बच्चे कि आपको एग्ज़ाम होने से पहले यूट्यूब पे पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए, खासकर बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए 10 से 15 वर्षों का सारा क्वेश्चन बैंक, सारा आपको यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ बच्चे इसे सब्सक्राइब कर चैनल को रख लें, ताकि हर रोज़ सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे यहाँ पे लेक्चर अपलोड हो और आप देख सकें। ठीक है, ये क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है बच्चे, अगर आप हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पे भी या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, बिहार बोर्ड क्लास 10th-12 के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग बार बार लेक्चर को देखिएगा और माइंड में ज़रूर बनाए रखिएगा। ठीक है बच्चे, ताकि देखिए सब्जेक्टिव गलत हो जाए तो हो जाए, लेकिन ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो ऑब्जेक्टिव से आपको अच्छा से कम 50 मार्क्स, आपको 50 मार्क्स सफलता दिला सकता है। सिर्फ अकेला एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा
टॉपिक है ऑब्जेक्टिव, ठीक है बच्चे। तो आप ऑब्जेक्टिव पे 100% कमांड रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।